हेलो बच्चों। आफ्टर डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स बेटा, नाउ कम टू द प्रेसिपिटेशन। अब इतने सारे बादल बनाए थे तो वो बादल बरसने भी तो चाहिए ना। ठीक है, तो चलिए बरसाते हैं हम। सो बेटा जी, आवर टुडेज टॉपिक इज प्रेसिपिटेशन. Okay, and beta, I have told you before that precipitation means not only rain or snow but also other hydrometers like hail, sleet और fog. मतलब कि केवल वर्षा या हिम ही इसमें शामिल नहीं होती। वर्षण का मतलब वर्षा से ही नहीं होता, बल्कि जल के और भी रूप होते हैं, जैसे ओले हैं या कोहरा है, ये भी इसके अंदर आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? देखिए बेटा, द वर्ड प्रेसिपिटेशन इज डेरिव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, मतलब ये लातिनी या लैटिन भाषा का एक शब्द होता है प्रेसिपिटेशियो। ठीक है ना, और जहाँ उसका मतलब होता है हेडलॉक फॉलिंग डाउन, मतलब नीचे गिरना। तो आसमान से कुछ भी नीचे गिरना जो बरसता है, उसके फॉर्म या उसके रूप जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। उसी को वर्षण कहा जाता है, जिसका अर्थ है नीचे गिरना। और वही आपके जो फॉर्म्स है वो कौन से हो गए? स्नोफॉल, स्लीट, हेलफॉल एंड रेनफॉल। ये सब आपके क्या हो गए? प्रेसिपिटेशन के फॉर्म हो गए। ठीक है ना। आप ये भी कह सकते हैं कि इन द मेटरोलॉजिकल लैंग्वेज इट मीन्स कंडेंस्ड और फ्रोजन वाटर वेपर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड। मतलब आपकी जो संघनित या हिमशीतित जलवाष्प जो है वो जब भूमि पर गिरती है तो वो भी आपका वर्षण है। अगर वो वर्षा की बूंदों के रूप में है, मतलब पानी की बूंदें हैं, जल की बूंदें हैं, तो वो आपका वर्षा कहलाएगा। अगर वो आपका संघनित होकर और सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर है बेटा, तो आपका स्नोफॉल भी हो सकता है। और अगर वो बड़ा रूप ले लेता है तो आपके ओले या हेल भी हो सकता है, और वही आपका फॉग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स जो है यही हम इसमें डिस्कस करते हैं। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट, स्नोफॉल। देखिए, आप जिसे आप हिमवृष्टि या हिमपात कहते हैं। देखिए, व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एट अ टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना, मतलब जलवाष्प का संघनन हिमांक से अगर कम हो जाता है तो बेटा आपकी वो कन्वर्ट होती है। मतलब कैसे? देन द वाटर वेपर इन द एयर इज डायरेक्टली टर्न इनटू सॉलिड स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। तरल अवस्था में आए बिना ही और बेटा वो किससे बदल जाता है? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप ठोस अवस्था जो है वो आपकी क्या होगी? स्नो की। शुरू में मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन द बिगिनिंग द कंडेंस्ड पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ माइनट पार्टिकल्स। वो छोटे छोटे कणों के रूप में होते हैं। किसके? माइनट पार्टिकल्स ऑफ आइस, बर्फ के। ठीक है, प्रारंभ में ये हिमकण जो है वो बहुत महीन या छोटे होते हैं, लेकिन बाद में इनका आकार बड़ा हो जाता है। और जब आकार बड़ा होने लगता है तो ये कण भूतल पर घुनी हुई रुई की भांति गिरने लगते हैं। मतलब जैसे कॉटन आपकी जो गिर रही हो धरातल के ऊपर, आपकी स्नो इसी तरह से होती है। ठीक है, तो कोलेंस इनटू वन अनदर एंड फॉर्म बिगर पार्टिकल्स एंड द बिगर पार्टिकल्स फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्नोफ्लैक्स। और इन हिमतुलों को ही भूतल पर गिरने को हम हिमपात या बेटा हिमवृष्टि कहते हैं। ठीक है ना, जिसे बर्फबारी भी कहा जाता है। ये आपका है स्नोफॉल। देखिए बेटा, नेक्स्ट स्लीट, सहिमवृष्टि जिसे कहा जाता है। स्लीट इज फ्रोजन रेन ड्रॉप्स एंड रीफ्रोजन मेल्टेड स्नो वाटर। इसका मतलब कि ये बूंदे जो हैं, सॉरी, वर्षा की जो बूंदे हैं उनके जमने से, या आपके हिमकण या आपकी जो मेल्टेड स्नो है वो दोबारा जमने से, उसके वो दोबारा पिघलने के बाद वो फिर जम जाती है, तो उसके जमने से आपकी सहिमवृष्टि या स्लीट होती है। ठीक है ना। हम ये भी कह सकते हैं कि इट मे बी ए मिक्सचर ऑफ स्नो एंड रेन और मेयरली पार्सली मेल्टेड स्नो, कि इसमें दोनों ही हैं। कि आपके हिमवृष्टि को भी कहा जाता है जिसमें हिम के भी कण होते हैं बेटा, और जिसमें पानी की बूंदें भी होती हैं, मतलब दोनों का मिक्सचर होता है, तो उसे हम सहिमवृष्टि कहते हैं। अब देखिए, ऐसा कब होगा? जब आपकी ग्राउंड के साथ या धरातल के साथ जो एयर लगती है वो आपकी ठंडी होती है, और उसके ऊपर वाली जो लेयर एटमॉस्फेयर में वो आपकी वार्म होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि ए लेयर ऑफ एयर विद टेम्परेचर अबव फ्रीजिंग पॉइंट ओवरलीज अ सब फ्रीजिंग लेयर नियर द ग्राउंड। मतलब धरातल के पास वाली जो लेयर है वायुमंडल की, वो परत जो है वो ठंडी, मतलब कम तापमान वाली, और उसके ऊपर वाली जो परत है वो आपके अधिक तापमान वाली होती है। तो प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ स्लीट। क्यों? क्योंकि द रेन ड्रॉप्स विच लीव द वार्मर एयर एनकाउंटर द कोल्डर एयर बिलो। कि ऊपर से गर्म वायु से जब वही आपके नीचे आती हैं ड्रॉप्स, ठीक है, तो नीचे आपके टेम्परेचर कम है, जिसके कारण क्या? उसके हिमकण बन जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट दे सॉलिडिफाई, वो जम जाती हैं, एंड रीच द ग्राउंड एज स्मॉल पैलेट्स ऑफ आइस नॉट बिगर देन द रेन ड्रॉप्स। मतलब वो छोटे छोटे कणों के रूप में, बर्फ के कणों के रूप में धरातल पर बिकती हैं, जो बारिश की बूंदों से बड़ी नहीं होती हैं। ठीक है ना, फ्रॉम विच दे आर फॉर्म, जिनसे कि वो बनी होती हैं। मतलब क्या हुआ बेटा कि नीचे वाली वायु जो है, मतलब भूतल के पास वाली वायु का तापमान हिमांक से नीचा, और उससे ऊपर वाली वायु का तापमान हिमांक से ऊंचा। ठीक है ना। और जब ये बूंदें ऊपरी गर्म वायु से निचली वायु में प्रवेश करती हैं तो नीचे वो जम जाती हैं। तापमान कम है ना, टेम्परेचर कम है, तो वो जम जाती हैं और भूतल पर नन्ही नन्ही गोलियों के रूप में गिरने लगती हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्लीट या सहिमवृष्टि।
ठीक, जैसे देखिए आपकी इस पिक्चर में दिखा रखा, वार्म एयर आपके ऊपर और ठंडी एयर आपकी, मतलब कोल्ड एयर या कूल एयर आपकी है वो नीचे है। ठीक है, जब ऊपर से वही आपकी रेन ड्रॉप्स नीचे आती हैं तो वो नीचे कांटेक्ट में आने के बाद, मतलब ठंडी लेयर के कांटेक्ट में आने के बाद ठंडी हो जाती है और आपकी वो क्या गोलियों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये आपका क्या हो गया, स्लीट हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए आपका हेल, जिसे ओलावृष्टि भी या हेलफॉल भी कहा जाता है। मतलब इसके अंदर आकार थोड़ा जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। प्रेसिपिटेशन ऑन द फॉर्म ऑफ हार्ड राउंडेड पैलेट्स इज नोन एज हेल। मतलब बड़ी बड़ी गोलियों की बौछार जब होती है बर्फ़ की, ठीक है ना, बर्फ़ की बड़ी गोलियां या कड़ी, तो उसे ओलावृष्टि कहते हैं। इसे हिंदी में उपल वृष्टि भी कहा जाता है, ओलावृष्टि और उपल वृष्टि भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि ऐसा कब होगा। ठीक है ना, व्हेन इट अकर्स, तो व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स फॉलिंग ऑन द अर्थ पास थ्रू कोल्ड एयर हुज टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अभी हमने स्लेट में भी किया था, तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है जब उसके कांटेक्ट में आती है आपके ड्रॉपलेट्स। ठीक है ना, तब वाटर ड्रॉपलेट्स आर फ्रोजन इनटू आइस पैलेट्स एंड फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हेल। और वो बर्फ़ की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं या ओलों का रूप धारण कर लेती है जमकर। ठीक है ना, और इस विधि से बने हुए ओलों का आकार है वो छोटा होता है। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि असेंडिंग एयर करंट्स लिफ्ट रेन ड्रॉप्स टू ग्रेट हाइट अबव द फ्रीजिंग लेवल। कि तेज ऊर्ध्वाधर जो वायुधारा है, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर उठती हुई, ठीक है ना, जो धाराएं हैं वो वर्षा की बूंदों को इतनी ऊंचाई तक उछाल देती हैं कि उनका तापमान हिमांक से कम हो जाता है। इस ऊंचाई पर ये बूंदें जम जाती हैं और नीचे गिरने लगती हैं। फिर जब वो नीचे गिरने लगती है तो दोबारा से वो धाराएं उन्हें फिर ऊपर उछालती हैं। ठीक है ना, ये रिपीटेड, मतलब इसे बार बार किया जाता है, बारंबार। इस प्रकार ये जमी हुई बूंदें, जो नीचे आई बूंदें बार बार गिरती हैं और उछलती हैं, मतलब हर बार वो नीचे से ऊपर जाती है उस पर एक लेयर और जम जाती है। ठीक है ना, और इन जलवाष्प की एक नई परत का संघनन होने लगता है। वो नीचे गिरी और उन एयर करंट्स ने उनको फिर ऊपर धकेला, और जैसे वो पुश करती है उसको ऊपर की तरफ धकेलती है, ऊपर टेम्परेचर कम है तो उसके ऊपर एक लेयर और जम जाती है। ठीक है, और इस प्रकार उछलने के बाद जमकर बर्फ़ बन जाती है और इस प्रकार इस पर बर्फ़ की एक के बाद एक परतें जम जाती हैं और ये भारी होकर भूतल पर गिर जाती है। मतलब जो छोटे छोटे थे अब बेटा उनका साइज़ जो है वो बड़ा हो गया है। ठीक है, और किसी गोले को अगर बीच में से आप काटते हैं बड़े गोले को, तो आप उसके अंदर ये लेयर्स स्पष्ट देख सकते हैं, आपको उसके अंदर परतें दिखाई देंगी। ठीक है ना, इस विधि से बने हुए ओलों का आकार है वो भी बड़ा होता है और ये आपके छोटे से चने या मटर के दाने से लेकर और क्रिकेट की गेंद जितने बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब किसके कारण हुआ ऐसा, आपके जो असेंडिंग एयर करंट्स है वो लिफ्ट करती हैं इनको बार बार, दे स्टार्ट फॉलिंग डाउन बट द स्ट्रॉन्ग एयर करंट्स अगेन टोस देम अप। ठीक है ना, इन दिस प्रोसेस दे कलेक्ट मोर कोटिंग ऑफ आइस बिकम लार्ज एंड बिगिन द डाउनवर्ड जर्नी। कोटिंग मतलब उसे परत पे परत जमाना। एंड ईच ट्रिप अबव द फ्रीजिंग लेवल में बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एडिशनल लेयर ऑफ आइस। Hailstones therefore reveal several concentrating layers of ice one over the other। मतलब एक के बाद एक के बाद एक काफ़ी सारे परतें बेटा उसके ऊपर जम गई हैं और आपके ओले बन गए हैं। इसे कहा जाता है उपल वृष्टि या ओलावृष्टि। ठीक, अब आ जाइए रेनफॉल पर। ठीक है, वर्षा जिसे हम कह रहे हैं, मतलब वर्षण ये सब हैं, है ना, फॉर्म सब हैं, और वर्षा एक अलग है, मतलब जिसमें जल की बूंदें होती हैं। तो ये आपने बहुत बार बचपन से पढ़ा है, वाटर साइकिल पढ़ा होगा तब भी आपने पढ़ा होगा ना। देखिए, व्हेन द ह्यूमिड एयर राइजेस अप इट कूल्स एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर टेक्स प्लेस। कि ह्यूमिड मतलब आपकी आर्द्र वायु है वो ऊपर उठती है, जैसे जैसे ऊपर जाएगी टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा तो आपकी वो कॉन्डेंस मतलब संघनन होती जाएगी और वाटर वेपर से आपकी वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड फॉर्म के अंदर, है ना। द वाटर वेपर इज डिपोजिटेड बाय हाइड्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड टर्न इनटू वाटर पार्टिकल्स एंड दीज आर नोन एज क्लाउड पार्टिकल्स। समझ रहे हैं बेटा जो मैं बता रही हूँ कि जलवाष्प का जब संघनन होने लगता है तो जलकण पैदा होते हैं और वायुमंडल में धूलकणों पर एकत्रित होकर वायु में तैरने लगते हैं और इससे आपके बादल बनते हैं। ठीक है, और यही जो आपके मेघ या जो बादल हैं इनमें इनकी मात्रा जलकणों की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो पार्टिकल्स हैं फ्लोट इन द एयर एंड दीज पार्टिकल्स कम क्लोज टू वन अनदर, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं एंड दे मे कोलेसिस इनटू बिगर पार्टिकल्स एंड व्हेन देयर साइज बिकम सो लार्ज दैट देयर वेट इज मोर देन द अपथ्रस्ट ऑफ एयर। मतलब जब वो इतने बड़े या विशाल हो जाता है उनका आकार, किसका बेटा, उन्हीं बादलों का, या उसके अंदर जो वो कण हैं आपके, ठीक है ना, तो वो वायु का अवरोध जो है वो उन जल की उन कणों को या उन बूंदों को लटकाए रखने में असमर्थ हो जाता है। अब हवा उसे ऊपर रोक कर नहीं रख सकती है। वाटर वेपर थे तब वो हल्के थे, अब वो बूंदों के रूप में परिवर्तित हो गए ना लिक्विड, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है और ये बूंदें हैं ये वर्षा के रूप में धरातल पर आ गिरती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रेनफॉल हो गया। ठीक है, अब देखिए हम ये कह सकते हैं कि बारिश होने के लिए यहाँ दो चीज़ें चाहिए, एक तो ह्यूमिडिटी होना चाहिए, सफिशिएंट ह्यूमिडिटी इन द एयर, आर्द्रता होनी चाहिए।
ठीक है ना। सेकंड, कंडेंसेशन शुड बी कॉज ड्यू टू राइजिंग एंड कूलिंग ऑफ द मोस्ट एयर जो है कि किसी भी प्रकार वायु जो है उसका ऊपर उठने से ठंडा होना, ठीक है ना, और जलवाष्प का संघनन होकर द्रव में परिवर्तित होना। जलवाष्प मतलब वाटर वेपर्स जो है वो आपके कन्वर्ट होंगे किसमें बेटा, द्रव में, आपके वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप के अंदर। अगर वो सॉलिड में ही रहेंगे तो फिर आपका वो क्या हो सकता है, स्नोफॉल भी हो सकता है ना। इसलिए वो द्रव के अंदर जब परिवर्तित होंगे मतलब लिक्विड फॉर्म के अंदर होंगे, ठीक है ना, तो ही आपका क्या होगा, ये वर्षा होगी। ठीक, ये आपके बेटा 3 फॉर्म और होगी, स्लीट, हेलफॉल या हेल और रेनफॉल। सो बेटा लेट्स डिस्कस वंस अगेन इन ब्रीफ। फर्स्ट रेन, ठीक है ना, छाता ले लीजिए, बारिश आ गई है। क्या था बेटा इसमें, फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड वाटर, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। आमतौर पर हम वर्षा या वर्षण को भी हम इसी में लेते हैं ना अक्सर, कि हम ये मानते हैं कि वर्षण का मतलब वर्षा से है। तो रेन का मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटे, वाटर ड्रॉपलेट्स, जल की बूंदों के रूप में जब धरातल पर गिरती हैं तो आपका वो वर्षा है, ठीक है। अब अगले पर आइए, स्नो, हिमवृष्टि जिसे हम कह रहे हैं या हिमपात कह रहे हैं। हिम मतलब बर्फ़ से है, मतलब बर्फ़ के कण, या स्नो ये आपकी जो बर्फ़ जो गिरती, मतलब आपके जो पहले वाटर ड्रॉपलेट्स था वही वाटर ड्रॉपलेट्स अब आप सॉलिड फॉर्म में आ गए हैं। फॉल्स व्हेन द टेम्परेचर इन द क्लाउड इज़ बिलो फ्रीजिंग, जब हिमांक से नीचे हो जाता है तापमान, ठीक है, तो आपके वही क्या इस पार्टिकल्स के रूप में गिरते हैं जिसे हम स्नोफॉल कहते हैं या हिमपात कहते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट पर, स्लीट, सहिम वृष्टि, रेन दैट फ्रीजेज दैट एज इट फॉल्स, की बारिश होने लगती है, पानी की जो बूंदें रहती है, नीचे वाला जो लेयर्स है आपके ग्राउंड पर उनका टेम्परेचर कम होता है तो नीचे आते आते वो बर्फ़ की गोलियों के रूप में जम जाती हैं। या फिर आपकी मेल्टेड आइस भी होती है, ठीक है ना, जिसमें दोनों हैं, पानी की बूंदें भी नज़र आ रही हैं आपको, वो भी फील हो रही है, उसके साथ साथ में आपकी स्नो भी फील हो रही है। तो हमने किया था कि मिक्सचर ऑफ स्नो एंड रेन और मियरली पार्सली मेल्टेड स्नो, वो आपका क्या कहलाता है, सहिम वृष्टि या स्लीट कहलाता है। ठीक, फिर अगले पर आ जाइए, हेल, ओलावृष्टि। अब आकार थोड़ा बड़ा भी हो सकता है और थोड़ी और सॉलिड फॉर्म हो सकती है। इसमें हमने किया था कि फॉर्म्स व्हेन ड्रॉप ऑफ रेन फ्रीजेस एंड स्ट्रॉन्ग विंड कैरी देम हायर इनटू ए क्लाउड, ठीक है ना, कि आपकी जो वो नीचे गिरती हैं और आपकी जो करंट्स हैं वो उसको ऊपर ले जाती हैं, एयर करंट्स ना, वर्टिकल एयर करंट्स जो है वो उसे ऊपर की तरफ धकेलती हैं, और ऊपर की तरफ धकेलती हैं तो ऊपर टेम्परेचर कम होता है तो ऊपर जाने के कारण उन पर एक लेयर और जम जाती है, वो फिर जैसे नीचे आती हैं हवा उसे फिर से ऊपर पुश करती है, ऊपर धकेल देती है। ऐसे ही बारंबार किया जाता है, ठीक है ना। तो बार बार ये प्रोसेस होने के कारण उसके ऊपर एक के बाद बेटा कई लेयर्स जम जाती हैं उन्हीं ड्रॉप्स के ऊपर, और वो सॉलिड पार्टिकल्स बन जाते हैं, और ज़्यादा भारी होने पर वो धरातल पर आ जाता है, या फिर आपकी एयर करंट्स थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं तो भी उसे पकड़े रखने में या ऊपर धरातल पर बार बार पुश मतलब धकेलने, ठीक है ना, पुश अपवार्ड करने में मुश्किल होता है तो वो नीचे गिर जाती है, किसमें, ओलों के रूप में। ठीक, ये आपका था हेल, मतलब आपके चारों फॉर्म्स हो गए हैं किसके, प्रेसिपिटेशन के, रेन, स्नो, स्लीट एंड हेल। कितने सारे मौसम का बेटा आपने आनंद ले लिया, ठीक है ना, बर्फबारी का भी, बारिश का तो ये सीज़न चल ही रहा है आपका, ठीक है ना, सहिम वृष्टि मतलब स्लीट का भी, और बेटा ओले भी गिरा दिए। ठीक, अब आप इन्हें अच्छी तरह कर लीजिएगा बेटा। ओके, हैव अ गुड डे।